So we were discussing about ESOP, my dear friends. Employee stock option plan, employee stock option scheme, and spread equity. Taxable value of perquisite is equal to fair market value minus issue price. This is actual price paid by the employee to the organization, and into number of shares allotted to him. How many shares actually allotted to him? So those many shares you should multiply. मैंने आपको अभी और एक क्या पढ़ा दिया, कैपिटल गेन से इसको लिंक करा दिया, दैट इन कैपिटल गेन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल नॉट बी इश्यू प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस, इट हैज टू बी अ फेयर मार्केट वैल्यू इन कैपिटल गेन. व्हाई सर? बिकॉज अगर आपने ये नहीं लिया अदरवाइज इट विल लीड टू अ डबल टैक्सेशन. तो कैपिटल गेन में जब जाएंगे तो वी विल हैव अ क्रॉस linkage on this particular point again. How do we determine fair market value? As I told you, fair market value has to be determined for listed shares separately, unlisted shares separately. For unlisted share, it has to be determined by the investment banker or merchant banker as on the date of exercising the option. लेकिन अगर थोड़ा पुराना भी होगा चल जाएगा, but not earlier than 180 days. तो 180 days तक वैलिडिटी होता है सर. लेकिन वही अगर लिस्टेड होगा और यू हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन द ट्रेडिंग डे, तो आपको एवरेज प्राइस लेना पड़ेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. एंड इफ इट इज ऑन नॉन ट्रेडिंग डे देन यू हैव टू टेक अ क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीसीडिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे. चलो ठीक है. अगर शेयर्स एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होगा तो आपको चेक करना होता है हाईएस्ट वॉल्यूम. ये भी मैंने बता दिया सर. ईयर ऑफ टैक्स नॉर्मली होता है कि एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन जब आपको मिला है तब उस साल में आपको टैक्स भरना पड़ता है. लेकिन एलिजिबल स्टार्टअप के लिए उन्होंने एलिजिबल स्टार्टअप के लिए जो एलिजिबल स्टार्टअप का डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन 80 IAC चैप्टर 6 में एक सेक्शन आएगा 80 IAC. वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबल स्टार्टअप, या PGBP चैप्टर में कर लेंगे बिजनेस के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब. सर वहां पे आपको आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48th मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या सेल ऑफ सच सिक्योरिटी और असेसी सीजेस टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अर्लियर, तो 3 में का एक इवेंट डेट मैं बोलता हूं फॉल होगा, उस साल में टैक्सेबिलिटी होगा. तो स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेबिलिटी को पोस्टपोन करके रखा हुआ है. चलो ठीक है सर. इतनी बात अगर मैंने कर ली आप लोगों के साथ, तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपके इंटरमीडिएट लेवल का एकदम ईजी है, वो हम कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 20. अ कंपनी X grants option to employee Mr. R on 1st April 2015. उसको 2015 पे ही बोल दिया, देखो सर अगर आप कंपनी में बहुत अच्छे से काम करोगे, बहुत डेडिकेटली काम करोगे, आपको ESOP दिया जाएगा. To apply 100 shares of a company for making available right in the nature of intellectual property to the employer company at predetermined price of 50. ये कौन सा प्राइस है? ये एक्सरसाइज प्राइस है, ये इश्यू प्राइस है. With a vesting period of option being 1st April 2016. 2016 के बाद ये आप ले सकते हो. An exercise period is 1st April to 31st March 2020. सर आपके ऊपर कोई घाई नहीं है, आप 2016 से लेके 31st मार्च तक कभी भी ये आप एक्सरसाइज कर सकते हो. एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज कब किया? एक्सरसाइज दिस ऑप्शन ऑन 31st मार्च 2020. ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन का हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेना होता है. लेकिन अगर आप ईयर देखोगे तो 31st मार्च जो आता है वो 1920 में आता है, जबकि हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो प्रीवियस ईयर 2021 है. एम आई राइट? ये कंफ्यूजन है जो आपको क्लैरिफाई करना ही है. तो सर ये तो लास्ट टू लास्ट ईयर आ गया. हाँ सर, लेकिन उसको अलॉट कब किया है देखो ना. अलॉटेड और ट्रांसफर हिम ऑन 3rd April 2020. आपको नहीं लग रहा? तो 3rd April 2020 हमारे प्रीवियस ईयर में फॉल हो रहा है 2021. तो जब उसको अलॉट हुआ एट दैट मोमेंट ही बिकेम श्योर कि हाँ बाबा मुझको इतने शेयर्स मिल गए, तभी उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए, एंड नॉट ऑन द डेट व्हेन ही पुट एन एप्लीकेशन. यहाँ पे एप्लीकेशन दिया था उसने और यहाँ पे उसको शेयर्स मिल गए, तो टैक्सेबिलिटी विल फॉल इन द करंट ईयर. लेकिन प्राइस जो लेना पड़ेगा ना, प्राइस, वो प्राइस लेना पड़ेगा हमें 31st मार्च 2020 का. उन्होंने 2015 का फेयर मार्केट वैल्यू दिया है चुना लगाने के लिए, 2016 का भी इररिलेवेंट है, 3rd April का भी इररिलेवेंट है. जो रिलेवेंट प्राइस है वो ये प्राइस है, प्राइस ये लेना पड़ेगा. डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी इन द असेसमेंट ईयर 21-22. तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे. Since the shares are allotted by the company after 31st March, even though it is exercised by the employee on the 31st March, and it is taxable in the AY 21-22, that means previous year 2021. The value of perquisite is as under fair market value as on date of exercising the option. बाबा जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया, फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन का लेना पड़ता है when you have exercised the option, और वो था 440 into 100 shares, तो 44,000 का फेयर मार्केट वैल्यू आपके हाथ में आया है. ठीक है ना. एंड द
द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द एसएससी वाज 50 रुपीज, तो 50 इंटू 100 5000 आपने पे किया। नोशनल बेसिस पे आपको उसी साल 39,000 पे टैक्स भरना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इन तीन नंबर्स में का कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना माना जाएगा जब आप फ्यूचर में इस शेयर्स को सेल करोगे? इन तीन अमाउंट में से जल्दी बोलो, जल्दी बोलो प्लीज। कैपिटल गेन में आगे जाके शेयर्स को बेचोगे ना, आप ट्रांसफर करोगे, तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? अरे बाबा ये नहीं ले सकते ना, एक्चुअल में आपने इतना भरा है ना 5,000, बट यू हैव पेड टैक्स ऑन 44,000, तो 44,000 के ऊपर आपने टैक्स भर दिया है, एंड देयरफॉर दैट विल बिकम डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसका नोट यहाँ पे आपके मॉड्यूल ने भी लिख के रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ दिस शेयर्स मिस्टर आर 44,000 shall be the considered as the cost of acquisition, जबकि एक्चुअल में 5,000 मिले लेकिन 44,000 माना जाएगा। क्यों सर? टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। ये मैंने सिचुएशन आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो ये एक हो गया। अगेन आई एम आस्किंग यू, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता दो प्लीज। टाटा टाटा मेरा हो गया, पढ़ा के हो गया, इसके ऊपर इतना बड़ा थ्योरी लिखा है। आई टॉट यू एवरीथिंग, जो ज्यादा जो काम का नहीं था उसके ऊपर भी पढ़ा दे। यस वैष्णवी, योर आंसर वाज राइट, 440, आई डिड नॉट सी इट। So dear friend, with ESOP we have completed first 13 perquisites. Now let us come to the second part of the perquisite, part B. Taxable perquisite only in the hands of specified employees, and the definition of specified employee we have already discussed. That employee who is the director of the organization is a specified employee. Employee who is holding a substantial shares, that is 20% or more of the organization, is also a specified employee. And the third definition was little harsh one. An employee who earns 50,000 or more cash salary from the organization is also considered as specified employee. So in that we are having 6 perquisite, और 6 perquisite में का सबसे पहला है डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी। डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी मतलब हमारे घर में काम करने के लिए। मैं हमेशा मूवीज वगैरह का एग्जांपल देता हूं। आपने पुराने मूवीज में देखा होगा कि कोई तो एक साहब जी आएंगे कहीं से, तो शहर से कहीं एक बंगलो में रहने जाएंगे। यूजुअली हिंदी हॉरर मूवीज में ऐसे होता है, वहां पे पहले से एक शॉल डाल के कोई तो एक अंकल होंगे बूढ़े से, थोड़े डरावने से, थोड़े साइलेंट से, जो पहले से वहां पे रेडी रहेंगे उनको रिसीव करने के लिए। देखा है कि आपने ऐसे? उनका खास करके नाम ऐसे प्रकाश काका, रामू काका, ऐसा कुछ तो होता था। yes. हाँ, तो ये जो एम्प्लॉय है, ये इसने मतलब ये जो सर्वेंट है, ये इस एम्प्लॉय ने तो अपॉइंट नहीं किया ना, कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा था उस बंगलो में, राइट? तो ये परक्विजिटी ना आप लोगों के लिए, ये परक्विजिटी तो है। आपके घर में काम करने के लिए कोई तो पर्सन है जिसका सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपके हाथ में कितना आना चाहिए? तो सर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। इस सर्वेंट को मेरा एम्प्लॉयर जितना पे करता है उतना मेरे हाथ में कॉस्ट आना, मेरे हाथ में परक्विजिट आना चाहिए। तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर टैक्सेबल हो गया। उसके अलावा आपके एम्प्लॉयर कौन से घर के बिल भर सकता है? इस घर के कौन से बिल, इस घर में कौन सा बिल आ सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है, गैस बिल आ सकता है, वाटर बिल आ सकता है। तो ये सारे बिल अगर एम्प्लॉयर भरता है तो भैया एम्प्लॉयर ने जितने बिल भरे, ठीक है ना, एम्प्लॉयर ने जितने बिल भरे, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी के जितने भी बिल भरे, उन्हें इनवॉइस अमाउंट उसने पे किया, वो इनवॉइस अमाउंट जितना कॉस्ट द एम्प्लॉयर था उतना आपके हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट हो गया। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने पे किया है, मतलब सर एम्प्लॉयर ने फैसिलिटी दी है, उसका एग्जांपल टाटा पावर के आप एम्प्लॉय हो और टाटा पावर ने आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी दी है, तो इनवॉइस रेज ही नहीं होगा ना। अरे आप टाटा पावर के डायरेक्टर हो, टाटा पावर के सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, तो आपके इनवॉइस रेज शायद होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे सर? तो ऐसे केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में कॉस्ट अकाउंटेंट काम के आते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या बनाएंगे? कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट बना के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाला जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट से यूनिट कंज्यूम बाय द एम्प्लॉई, ये एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉई है यहाँ पे, यूनिट कंज्यूम बाय एम्प्लॉई, उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, उतना परक्यूजिट है। बोलो ये वाला क्लियर है? ये वाला कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो तुमको समझ में आना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एजुकेशन फैसिलिटी की भी बात कर लेंगे फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया, तो आपको नहीं लग रहा इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ही भला है? जैसे मेरे एम्प्लॉयर ने, जहां पे मैंने जॉब के लिए ज्वाइन किया था मुंबई में, उन्होंने वहां पे मैंने ज्वाइन किया था नंबर ट्री में एज एन ऑफिस बॉय,
ऑफिस बॉय समझो या डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव समझो, मेरा मेजरली काम क्या हुआ करता था मुंबई के ऑफिस में मेरे बॉस के यहाँ पे, कि सर ने जो फाइल दिया हुआ है उसका फोटोकॉपी करना है, फोटोकॉपी करके ओरिजिनल फाइल ऑफिस में रखना है, फोटोकॉपी बैंक में जाके सबमिट करना है, क्लाइंट के पास जाना है, चेक लाना है, सर के अकाउंट में डिपॉजिट करना है, सर के अकाउंट में से कैश विड्रॉ करना है, सर को देना है, ठीक है ना। कोई क्लाइंट हमारे ऑफिस में आता है तो उनको चाय देनी है, चाय नाश्ता देने के बाद टेबल साफ करना है। दिस वाज माय जॉब इन 2008, ठीक है ना, 2008 की बात कर रहा हूं। वहां से उन्होंने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया। डोंट यू थिंक जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा था या जब बन गया तो उनके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन काम किया होगा ना। हाँ। तो आई वर्क विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑलमोस्ट 6.5 ईयर एज एन एम्प्लॉई। मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का 6.5 ईयर का एम्प्लॉई था एंड ड्यूरिंग दो 6.5 ईयर आई ग्रो अप, ठीक है ना। उसी कंपनी में मैंने अपने बोलते ना लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन काम करके सीखे, वहां पे सर थे करके मैं आज हूं। एंड राइट नाउ आई एम एन ऑडिटर ऑफ ही 16 ऑर्गेनाइजेशन, जो उनके 15-16 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबका मैं ऑडिटर हूं। तो ऑब्वियसली अगर आप अपनी एम्प्लॉयज को अगर अच्छी ट्रेनिंग देते हो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोस्ट ऑफ द केसेस डायरेक्टली योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आपको नहीं लग रहा ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय के हाथ में, मेरे हाथ में, मेरे बेचारे के हाथ में? सीए का फीस जो मेरे सर ने भरा मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए था? डू यू एग्री? यस। क्योंकि मैंने बेनिफिट दिया ना ऑर्गेनाइजेशन को, उतना तो उतना बेनिफिट मैंने दे दिया। हाँ वही अगर मेरे बॉस अगर मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर की या मेरे सिस्टर की किसी की और की फी अगर वो भरते तो दैट विल बी अ पर्सनल परक्यूजिट, इजंट इट? उससे उनका कोई फायदा नहीं है। हेलो, उससे उनका कोई फायदा नहीं है ना। यस। yes. तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। अब होता क्या है, चिल्ड्रन की बात करता हूं मैं। अगर चिल्ड्रन को किसी बाहर के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, मतलब मैं मेरे एम्प्लॉयज के, अभी एलिट गुरुकुल इज आल्सो अ कंपनी, उस कंपनी में जो एम्प्लॉय है उनके जो बच्चे हैं अगर वो किसी बाहर के स्कूल में पढ़ते हैं और मैं उनके स्कूल की फी, या एलिट गुरुकुल में मतलब हमारी कंपनी उस स्कूल की फी अगर भरती है तो यार वो टैक्सेबल है, वो कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, वी आर लोकेटेड इन रूरल एरिया, ठीक है ना। अपन एकदम छोटे से टाउन में, मतलब चिपळूण जितना भी शायद बड़ा नहीं होगा हमारा जो टाउन है, ठीक है ना। आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, अजीब सा नाम भी है, आजरा और गडिंगलज करके दो टाउन है जहां पे हमारे ये ऑफिसेस रन हो रहे हैं। तो मेरे पास स्टाफ ही नहीं था ये सब रन करने का। तो आई प्रपोज टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने उनको बोला कि तुम लोग आ जाओ, अपनी फैमिली के साथ आ जाओ, लेट अस स्टे टुगेदर और फिर यह ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करने के लिए हेल्प करो। तो वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज नोन एज विजय भाई ने क्या किया, पहले ही केम हियर, ही स्टेड विद अस फॉर 3 months, ही लुक्ड एट ऑल ऑपरेशन एंड व्हेन ही वाज कंफर्टेबल ही आल्सो कॉल्ड हिज वाइफ। उनकी वाइफ को बुलाया गया और उनका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना। तो ये तीनों को बुलाया गया। अब जब छोटे से बच्चे को मुंबई से यहाँ पे लाना था तो ऑब्वियसली दोनों पेरेंट का जो मेन कंसर्न था वो कंसर्न था कि इसका एजुकेशन का क्या करेंगे। तो इसके एजुकेशन का क्या करेंगे, मैंने उनको बोला टेंशन मत लो, एलिट गुरुकुल आज एलिट गुरुकुल है, आज हम क्लासेस की इंडस्ट्री में हैं, हम थोड़े पैसे कमा के जमीन लेके लैंड लेके अपना एक खुद का इंटरनेशनल स्कूल बना देंगे थोड़े दिनों में। अभी तो चालू किया है ना, अभी धीरे धीरे जाने दो। आने वाले 2 साल में जब अगर हमारा इंटरनेशनल लेवल का कोई स्कूल होगा तो आपके बच्चों को उस बाहर के स्कूल में फीस भरने की, बाहर एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक द एजुकेशन इन आर एजुकेशन इटसेल्फ, आर इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो तब आपको नहीं लग रहा मुझे अगर इन दोनों का सर्विस चाहिए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, एलिट गुरुकुल में मैं चाहता हूं कि ये दोनों काम करें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करें, तो आपको नहीं लगता कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का या एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल करा के देने का? बोलो। हाँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने क्या किया, आई स्टार्टेड माई ओन स्कूल, ठीक है ना। स्कूल ओन्ड, या मैं अगर स्कूल नहीं रन कर पा रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रन अ स्कूल, एटलीस्ट देयर इज अ स्कूल which is controlled by me. I don't run it, there is a dedicated team who run the school, but I control it, controlled by the employer. ऐसे स्कूल में अगर वो आपके एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ते हैं तो हमने बोला कि सर अगर कॉस्ट अप टू 1000 रुपीज होगा तो एग्जाम कर दो। यहाँ पे देखने वाली बात यह है सॉरी, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे पीएमपीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे 2C मिसिंग है।
जो एजुकेशन अलाउंस में था ना 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड, वो जो था ना वो यहाँ पे मिसिंग है। मतलब अगर 3 बच्चे होंगे तो तीनों बच्चे स्कूल में जा सकते हैं और उनका 1000 रुपीज तक का अगर कॉस्ट होगा तो टैक्सेबल नहीं आएगा। बात ये हो रही थी कि सर 1000 रुपीज तक तो है तो एग्जम्प्ट है, तो 900 रुपीज होगा तो एग्जम्प्ट होगा, 950 होगा तो एग्जम्प्ट होगा, 1000 या 999 होगा पकड़ लो तभी भी एग्जम्प्ट होगा, ठीक है ना, एग्जम्प्ट ही होगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। सर मैं तो बता रहा हूं अप टू 1000 होगा तभी भी एग्जम्प्ट होगा, 1000 रुपीज होगा तभी भी एग्जम्प्ट ही होगा। प्रॉब्लम मुझे क्या आ रहा है कि सर उसका कॉस्ट ना 1300 पर मंथ है, तो क्या होगा? एजुकेशन का कॉस्ट 1300 पर मंथ है पर चाइल्ड, तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा? पहले तो वो बताओ। Taxable. टैक्सेबल। होगा मोटे बात होती है कि कितना टैक्सेबल, अमाउंट कितना आएगा टैक्सेबल पर मंथ। मुझे पर मंथ में डेटा चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 12 में कर पाऊंगा? फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली। अच्छा आप इसको एजुकेशन, आप जो फुल्ली बोले उसको एजुकेशन अलाउंस से कंपेयर करो। जब मैंने आपको एजुकेशन अलाउंस पढ़ाया था, या अभी 2-3 क्वेश्चन भी हमने मॉर्निंग में डिस्कस किए जब रिकॉर्डिंग चालू नहीं था तभी, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको 500 मिलता है, पता है एक क्वेश्चन में किसी एम्प्लॉय को 500 मिला था और फिर हमने उसके हाँ। बच्चे के 200 रुपए माइनस किए, तो वहां पे खाली हमने एक्सेस टैक्सेबल किया था, याद आ रहा है आपको? हाँ खाली एक्सेस टैक्सेबल किया था। और आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, जब 1300 होगा तो कितना टैक्सेबल आप बोल रहे हो, समझ रहे हो आपको? आपने खुद ही बोला ना हाँ। 1300 हाँ, होगा हाँ, तो हाँ। आप बता रहे हो फुल्ली टैक्सेबल। तो आपको नहीं लग रहा लॉ में 2 अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पे, है ना, 2 अलग अलग? हाँ। अलाउंस के केस में एक्सेस टैक्सेबल हो रहा है और परक्यूटेड के केस में फुल्ली टैक्सेबल हो रहा है। तो ये मैटर है ना हाई कोर्ट में चला गया कि ये ऐसा ही है कि खाली 300 टैक्सेबल होगा। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, मैं आपको कोर्ट का नाम भी बता रहा हूं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिल्ली पब्लिक स्कूल के, ये आपको फाइनल पे पढ़ना होता है यूजुअली, दिल्ली पब्लिक स्कूल करके एक स्कूल है, इसका जजमेंट वहां पे चला गया दिल्ली पब्लिक स्कूल का, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। तो वो जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है ना, उनके जजमेंट में बताया गया कोर्ट ने कि नहीं ये बरोबर है, लॉ का इंटरप्रिटेशन ऐसे ही किया जाएगा फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि उन्होंने जब लॉ लिखा है ना उन्होंने ऐसे नहीं लिखा कि अप टू 1000 रुपीज एग्जाम। आप अगर ओरिजिनल लॉ पढ़ोगे ना, ओरिजिनल लॉ जो बेयर एक्ट है उसमें ऐसा लिखा है एग्जेम्प्ट इफ इट डज नॉट एक्सीड, इट डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज, ये लैंग्वेज लॉ मेकर ने यूज किया है, ठीक है ना। तो डज नॉट एक्सीड का लैंग्वेज जो होता है ना वो कंडीशन क्रिएट करता है। तो जब हम बोलते हैं कि डज नॉट एक्सीड का जब लैंग्वेज यूज होता है, व्हाट इफ इट एक्सीड्स, अगर एक्सीड होगा तो क्या होगा? अगर आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो वहां पे ये बहुत बार आएगा, अप टू और डज नॉट एक्सीड का लैंग्वेज वहां पे बहुत बार आएगा। तो जब डज नॉट एक्सीड लिखा जाता है तो आप समझो कि एक्सीड अगर हो जाता है तो फुल्ली टैक्सेबल, और अप टू जहां पे लिखा होता है ना अप टू, वो उतना एग्जम्प्ट, बाकी का एक्सेस टैक्सेबल। तो अप टू वर्सेस डज नॉट एक्सीड, इन दोनों का मारामारी था। उन्होंने बोला डज नॉट एक्सीड का लैंग्वेज लिखा हुआ है, हाँ अभी लॉ मेकर का शायद ही इंटेंट नहीं होगा, लेकिन जो लिखा है वो लिखा है, तो उन्होंने वो इंटरप्रेट करके बोल दिया फुल्ली टैक्सेबल। तो अभी मैंने भी वही लिखा हुआ है यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल। ओके, 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड से ज्यादा अगर होगा कॉस्ट तो फुल्ली टैक्सेबल। चलो ठीक है, आगे की बात करता हूं। थोड़ा हल्का सा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि अभी वो चैप्टर ना एंड करना है मुझको, जितने जल्दी हम एंड कर पाएंगे उतना अच्छा है। और कुछ आपको नहीं समझ रहा है, एनी टाइम यू कैन स्टॉप मी एंड आस्क द क्वेश्चन। मेडिकल फैसिलिटी, सर मेडिकल फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? पहले तो मेडिकल अलाउंस नहीं है ये। मेडिकल अलाउंस का मतलब होता है कि आप अच्छे भी रहोगे, बीमार नहीं हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको एम्प्लॉयर 5000 रुपया पर मंथ देता है एज अ मेडिकल अलाउंस। और ये मेडिकल अलाउंस जो है ना भाई ये फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि आप कुछ भी बीमारी कुछ भी नहीं है, खाली मेडिकल अलाउंस के नाम पे आप पैसे निकाल रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से, तो यार ये तो आपके हाथ में फुल्ली के फुल्ली टैक्सेबल है। हाँ मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट होना चाहिए था। मेडिकल फैसिलिटी मतलब यार एम्प्लॉय जो है वो सच में बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और अभी एम्प्लॉयर बेचारा उसको फ्रूट्स वगैरह लेके देखने गया और हॉस्पिटल का थोड़ा बिल भी पे किया उसने, तो आपको नहीं लग रहा ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए था अपने हाथ में? एम्प्लॉय हाँ। ऑलरेडी बीमार है, एडमिट है, एग्जेम्प्ट होना चाहिए ना? यस यस। ये एग्जेम्प्ट होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इंडिया में रहते हैं यार, ठीक है ना, यहाँ पे ना लोगों ने ना डिसएडवांटेज लेना चालू कर दिया, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है,
आप बिलीव नहीं करोगे, टैक्स की चोरी करने के लिए ये कुछ एम्प्लॉइज जिनको इसका नॉलेज रहता था, दे यूज्ड टू सबमिट फेक बिल्स, मतलब हॉस्पिटल में जाके बिल लेकर आते थे खाली कि 15,000 का बिल दे दो, 20,000 का बिल दे दो, और वो फेक बिल क्लेम करके एग्जम्पशन क्लेम करते थे। बोलो ये तो चीप लेवल हो गया ना थोड़ा। हाँ तो गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो गया और गवर्नमेंट ने लॉ ही अमेंड किया, बोला जाओ अभी एग्जाम दूंगा ही, तुमको मैंने जेन्युइनली एग्जाम दिया था, तुम तो एकदम मतलब गिरे हुए ऐसे से निकले इंडिया में, मतलब जो बेचारा जेन्युइनली एडमिट हो रहा है ना, उसको तो ये पता भी नहीं कि ये एग्जाम वगैरह है, और जिसको थोड़े बहुत लॉ के बारे में नॉलेज है, वो एडमिट हो भी नहीं रहा है और वो बिल सबमिट करके बेनिफिट ले रहा है। तो जिनके लिए बेनिफिट बना है वो बेचारे बेनिफिट ले नहीं रहे, और जिनके लिए नहीं बनाया है, जो बीमारी नहीं है, वो तो भाई ऐसे ही मतलब फेक बिल हर साल सबमिट कर रहा है। जिसको पता है वो हर साल लाके, मतलब ऐसा कौन सा एम्प्लॉय कि हर साल बीमार हो रहा है, हर साल उसका एम्प्लॉयर उसके लिए पैसे दे रहा है, तो थोड़ा सस्पिशियस दिखता है। तो हमने बोला कि यार ये बंद ही कर दो। तो उसमें ना दो सिचुएशन पहली होती है, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपको पता है कि कैंसर वगैरह की फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया थोड़ी अच्छी है, तो बहुत सारे लोग कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं। आपका अगर फेवरेट कोई क्रिकेटर वगैरह होगा तो आपने सुना होगा युवराज सिंह वगैरह भी यूएसए वगैरह जाके ट्रीटमेंट वगैरह लेकर आए हैं। बहुत सारे इंडियन जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह, मूवी एक्टर्स वगैरह भी अपनी सर्जरीज वगैरह कराने के लिए आउटसाइड इंडिया प्रेफर करते हैं, बिकॉज डेफिनेटली दे आर हैविंग एडवांस हेल्थ केयर सिस्टम एज कंपेयर टू इंडिया। तो इन इंडिया की पहले बात करते हैं कि आपने फैसिलिटी इन इंडिया मिली। उन्होंने बोला देखो, अगर आपने नोटिफाइड हॉस्पिटल्स में लिया तो ही एग्जाम करेंगे। प्राइवेट का आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है, प्राइवेट क्लिनिक होता है, जहां पे आपकी पहचान होती है, जहां से झूठे मूठे बिल निकाले जा सकते हैं, उसका बिल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बिल किसका एक्सेप्ट करेंगे सर? उन्होंने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वैसे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो वैसे भी ऑलमोस्ट फ्री होता है, लेकिन जो भी बिल आता है छोटा मोटा मेडिसिन वगैरह का, वो उन्होंने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट लेते हो तो एग्जेम्प्ट कर देंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको फेक बिल नहीं देता। एम आई राइट? हेलो, अरे जैसे आपका प्राइवेट डॉक्टर आपको देगा फेक बिल, वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ी ना कि आपको फेक बिल देगा, वहां पे थोड़ा फेक बिल बनाने के लिए बैठा है। ठीक है ना? दूसरा, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, आपका एम्प्लॉयर ही हॉस्पिटल है, मतलब आप हॉस्पिटल में ही जॉब करते हो। या तो आपका एम्प्लॉयर है, जैसे रिलायंस है, तो रिलायंस का मुंबई में कोकिलाबेन अंबानी करके हॉस्पिटल भी है। आप अगर टाटा के एम्प्लॉय हो तो टाटा मेमोरियल ट्रस्ट का मुंबई में हॉस्पिटल है। तो सर आपके एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो वहां पे तो झोल नहीं होगा ना, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है, तो एम्प्लॉयर विल नो कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। एम आई राइट? हाँ और कुछ ऐसे टाउन है, जैसे आपका टाउन है, मेरा टाउन है, हमारे टाउन छोटे हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन प्राइवेट के किसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल होते हैं, तो इनकम टैक्स उसको रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल बोलता है। रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, एक मिनट दो। So if you are taking facilities in these three hospital where manipulation is minimal or almost negligible, होगा ही नहीं, then government said okay taxable value of perquisite should be nil, मतलब इसको exempt करके रख दिया गवर्नमेंट ने। Any other private clinic, अगर आप कहीं और लेते हो, any other facility, अगर आप कहीं और लेते हो मेडिकल फैसिलिटी, तो इसको गवर्नमेंट ने फुल्ली टैक्सेबल रखा हुआ है। तो इन इंडिया ओनली 3 हॉस्पिटल्स आर एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल एंड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यही हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है। तो आउटसाइड इंडिया, अभी आउटसाइड इंडिया की बात कर लेता हूं मैं। सर इन इंडिया की तो बात कर ली, अभी आउटसाइड इंडिया यू आर गोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, व्हेन यू गो टू आउटसाइड इंडिया, इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन, you have to incur 3 major expenditure. Can you please name those 3 major expenditure? Will you please try to name those 3 expenditure? Whenever you are taking somebody outside India, so you have to incur 3 expenditure. कौन से 3 expenditure करने पड़ेंगे? Imagine you are taking somebody to USA. बोलो ना, 3 खर्चे क्या क्या आएंगे? Expense for residency. पहले तो ट्रैवल का खर्चा आएगा ना, पहले तो वहां पहुंचना पड़ेगा, फ्लाइट का टिकट, फिर जाते जाते एयरपोर्ट से डायरेक्टली टैक्सी पकड़ के हॉस्पिटल में जाओगे क्या इमीडिएटली? नहीं, वहां पे स्टे का खर्चा भी करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे इन होटल
फॉर फ्यू डेज, जब तक आपका इनिशियल स्क्रीनिंग होता है, कुछ रिपोर्ट्स निकालने होते हैं, यू हैव टू स्टे इन होटल एंड देन ऑब्वियसली ट्रीटमेंट। अब लॉजिक से मुझे बताओ, विल यू सेंड ओनली पेशेंट आउटसाइड इंडिया? खाली पेशेंट ही जाएगा क्या? No. नहीं, पेशेंट No. के साथ कितने अटेंडेंट जाने चाहिए? आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट कितने अटेंडेंट को एग्जाम्शन देना चाहिए? जाने के लिए तो कितने भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होते हैं? 1. हाँ, एक ही बोलना है। मैंने केरला में एक क्वेश्चन पूछा था, उसने बोला था 4। मैंने बोला भाई 4 लोग मतलब जा क्यों रहे हो? उसको पहुंचाने के लिए जा रहे हो कि रिपेयर कराने जा रहे हो? 4 लोग थोड़ी ना क्या लगते हैं। तो सर यहाँ पे ट्रैवल कितने लोग करेंगे? ट्रैवल करेंगे पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट। 2 भी जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन 1 का ही रखा है, ठीक है ना। स्टे भी कितने लोग करेंगे? पेशेंट भी होटल पे रुकेगा और अटेंडेंट भी होटल पे रुकेगा। लेकिन ट्रीटमेंट कितने लोग लेंगे? 1. एक ही लेगा ना। कौन? अटेंडेंट? Patient. हाँ, पेशेंट लेगा। थैंक यू, थैंक यू। इतना लॉजिक क्लियर होना चाहिए बस कि सर पेशेंट ट्रीटमेंट लेगा। अच्छा, यहां पे करेंसी बताओ, ट्रीटमेंट कौन से करेंसी में होगा? इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी। फॉरेन। Foreign currency. होटल? फॉरेन। Foreign currency. लेकिन टिकट तो इंडिया से बुक हुआ था ना, हाँ तो ये रुपी में होगा शायद, ठीक है ना। अब जब भी फॉरेन करेंसी इनफ्लो आउटफ्लो की बात आती है, तो इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? कौन रेगुलराइज करता है इस चीज को कि कितना इनफ्लो होना चाहिए, कितना आउटफ्लो होना चाहिए? इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को कौन कंट्रोल करता है? अथॉरिटी पूछ रहा हूं, अथॉरिटी। आरबीआई। थैंक यू, थैंक यू। एकदम सिंपल सवाल, आरबीआई। और क्योंकि आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, अपना काम एकदम सिंपल सर। यहां पे हमने एग्जम्पशन दे दिया है, एग्जेम्प्ट अप टू आरबीआई लिमिट, और हमको आरबीआई लिमिट बाय हार्ट करने नहीं है। वो एग्जाम में दिया जाएगा कि आरबीआई का इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, इस कंट्री के लिए क्या लिमिट है। तो अपना तो काम एकदम आसान हो गया। आरबीआई का लिमिट अगर 5 लाख रुपीज होगा और आपने 4 लाख 80 एक्सपेंस किया हुआ है, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आरबीआई का अगर 5 लाख रुपीज का लिमिट है और आपने 5,80,000 स्पेंड किया हुआ है, तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी एक्सेस अमाउंट। आरबीआई लिमिट से ज्यादा एक्सेस जितना आपने दिया उतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब मुझे बताना कि ट्रैवल जो है ना, ट्रैवल वो टेक्निकली है ना टैक्सेबल ही है। ट्रैवल गवर्नमेंट ने एग्जाम नहीं रखा, उसका मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं। एग्जाम्प्ट है, लेकिन खाली बहुत ही गरीब लोगों के लिए एग्जाम्प्ट है। सर ये एग्जाम्प्ट कब करता है गवर्नमेंट? जब इंसान का जीटीआई, जीटीआई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम ऑफ ऑल हेड्स इज लेस देन 2 लाख रुपीज, लेस देन इक्वल टू 2 लाख, तो ही इसको एग्जाम्प्ट रखा किया गया है। अदरवाइज जो ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया गया आपके एम्प्लॉयर ने ना, उसको गवर्नमेंट ने टैक्सेबल किया है। तो थोड़ा हार्श लग रहा है ना आपको लॉ यहाँ पे? देखो ये तो एकदम सिंपल सा लॉ बना दिया उन्होंने, छूट दे दी, लेकिन ट्रैवल के ऊपर छूट नहीं दी है यहाँ पे। आपको समझ रहा है क्यों? ये थोड़ा हार्श समझ। मुझे बता पहले तो, जिसका सैलरी, जिसके पूरे साल का इनकम लेस देन 2 लाख होगा, मतलब मंथली इनकम बेचारे का 12-15 हजार है, विल यू थिंक, डू यू थिंक ही विल गो टू द आउटसाइड इंडिया, यूएसए, कनाडा वगैरह ट्रीटमेंट लेने के लिए? सोच भी पाएगा क्या इतना? Hardly. नहीं सोच पाएगा ना यार। 2 लाख से, भैया 2 लाख से कम जिसका इनकम होता है ना, 12-15 हजार का इनकम जिसका होता है ना, वो अपने नेटिव प्लेस से मुंबई जाने के लिए भी सोचेगा एक बार। वो यूएसए कनाडा छोड़ ही दो। तो ये गवर्नमेंट ने जो लिमिट लगाया ना, इस टू लो, 2 लाख के नीचे, मतलब समझो ना बहुत ही ऑर्डिनरी एम्प्लॉई है भाई, उसके ऊपर कौन खर्चा करेगा? ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर 5-5, 10-10 लाख थोड़ी ना क्या खर्चा करेगी। तो मैं बता रहा हूं जनरली ये टैक्सेबल होता है। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेबल क्यों रखा, इसका मुझे अगर आपको लॉजिक पढ़ाना है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये टैक्सेबल गवर्नमेंट ने इसलिए रखा बिकॉज अगर गवर्नमेंट ट्रैवल अगर टैक्सेबल नहीं रखता, तो बहुत सारे लोग, आपको नहीं लग रहा, जो डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, वो अपनी वाइफ को लेके फॉरेन टूर कर देते मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे। किसी हॉस्पिटल में जाके खाली चेकअप ही तो कराना है, बरोबर ना? फॉरेन टूर करके आते हैं यार हर साल एक, और एग्जाम्पशन ले लेते। तो ये ना हो, मैनिपुलेशन ना हो करके गवर्नमेंट ने ट्रैवल को क्या करके रखा है? टैक्सेबल करके रखा है। स्टे एंड ट्रीटमेंट हमने एग्जाम करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा इसका चार्ट है। इन इंडिया होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल नील,
एनी अदर प्लेस पे होगा तो फुल्ली टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया होगा कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट, कॉस्ट ऑफ स्टे फॉर पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट। इन दोनों की बात करेंगे तो ये फॉरेन करेंसी में होते हैं, इसलिए अप टू आरबीआई लिमिट फुल्ली एग्जाम, अबव आरबीआई लिमिट जितना एक्सेस है कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर माइनस आरबीआई लिमिट जितना एक्सेस है उतना टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवल सर उन्हीं को एग्जाम जिनका ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख रुपीज है उनके लिए नील, और जिनका ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा है उनके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन इधर किधर होना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी, देखो ध्यान दो। Compute the taxable value of the perquisite in respect of the medical facilities received by Mr. G from his employer during the previous year 2021। चलो ठीक है, बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, मैंने एक नोट आपको नहीं दिखाया यहाँ पे नीचे नोट लिखे हुए कुछ, ये तो बताया नहीं, आई एम सो सॉरी। मेडिकल अलाउंस जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है, याद रखो, मैंने थोड़े टाइम पहले ही बताया था जब चालू किया था कि मेडिकल अलाउंस मंथली बेसिस पे मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाता है, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस वो भी मैंने एग्जम्प्ट करके बताया था, याद आ रहा है आपको, जब मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको पढ़ाया था तब मैंने बोला था कुछ स्पाइडरमैन होते हैं इंडिया में, बिल्डिंग के बाहर बांबू लगा के काम करते, गिर जाएंगे तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा कुछ बताया था, याद आ रहा है? हाँ। तो मेडिकल इंश्योरेंस फुल्ली एग्जम्प्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबल होता है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस एक्सीडेंटल पॉलिसी फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि सर ट्रीटमेंट कराओगे किसकी? आपको नहीं लग रहा जब कंपनी एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना यूजुअली, खाली एम्प्लॉय के लेके क्या मतलब है? अगर मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूं तो आप मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही लोगे, लेकिन आपको नहीं लग रहा मेरी जो क्लोज फैमिली उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनका भी तो ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। हाँ। अरे आपका हॉस्पिटल है, आप एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल है, तो वहां पे खाली एम्प्लॉय थोड़ी ना के जाएगा, मेरी वाइफ होगी, मेरे बच्चे होंगे, उनको भी तो लेके वहीं पे जाऊंगा। तो एम्प्लॉय को अलाउड किया गया, स्पाउस को अलाउड किया गया, चिल्ड्रन को भी अलाउड किया गया। मैक्सिमम कितना लिखो चिल्ड्रन के ब्रैकेट में? कितने बच्चों का एग्जामिशन दिया होगा गवर्नमेंट ने? 2। जो लोग 2 बोल रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि तीसरा बच्चा जो होता है ना वो एक्सीडेंटली होता है, इंटेंशन नहीं होता उसको पैदा करने का, एक्सीडेंटली हो गया है, बस गलती हो गई, एक दिन जल्दी सोए नहीं और बच्चा पैदा हो गया, ठीक है ना, और उसको अभी मेडिकल में लेके नहीं जाएंगे, उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके आएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैक्सिमम के ऊपर नो लिमिट, यहाँ पे लिमिट नहीं है भैया, तीसरा बच्चा हो या 4th नंबर का हो, हॉस्पिटल में लेके जाओ बेचारे को, कोई टेंशन नहीं, गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पे लिमिट नहीं है। हाँ, डिपेंडेंट पेरेंट, डिपेंडेंट ब्रदर, डिपेंडेंट सिस्टर, इन लोगों को लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रैंड पेरेंट नहीं है, ग्रैंडसन नहीं है, इंडिपेंडेंट ब्रदर, इंडिपेंडेंट सिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे जिनकी पेशेंट की लिस्ट दी है ना खाली उन्हीं के लिए एग्जाम्प्ट। ओके, हाँ सर, फटाफट देख लेते हैं अभी क्वेश्चन, लेस देन 1 मिनट है। नहीं कर पाऊंगा, इतने कम टाइम में नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन। एक काम करते हैं, आप एक 9:15 को प्लीज लॉग इन कर लो, 9:15, ओके, नहीं तो फिर घाई घाई में करना पड़ेगा और उसमें ही लॉग आउट हो जाएगा। 9:15 प्लीज लॉग इन 9:15।